नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बांग्लादेश में हादी हत्या मामले में 17 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। ढाका पुलिस ने बताया कि हत्या राजनीतिक बदले का नतीजा थी। सीसीटीवी और फोरेंसिक जांच से जुटाए गए सबूत। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस यानी डीएमपी ने इंकलाब मंच के संयोजक शरीफ उस्मान हादी की हत्या के मामले में 17 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलवार को डीएमपी मीडिया सेंटर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ढाका मेट्रोपॉलिटन डिटेक्टिव पुलिस के अतिरिक्त आयुक्त मोहम्मद शफीकुल इस्लाम ने कहा कि शरीफ उस्मान हादी की हत्या राजनीतिक बदले का नतीजा थी। उन्होंने कहा कि पल्लवी थाना चूबो लीग के अध्यक्ष और ढाका उत्तर नगर निगम के वार्ड नंबर 6 से आवामी लीग के पार्षद ताइजुल इस्लाम चौधरी बप्पी ने शूटर फैसल करीम मसूद उर्फ राहुल उर्फ दाऊद और उसके साथी को भागने में मदद की। उन्होंने कहा कि पुलिस ने अलग अलग जगहों से हासिल सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा और हथियारों और गोलियों की फोरेंसिक जांच के बाद संदिग्धों की पहचान की और आरोपी फैसल करीम के वीडियो संदेश की भी फोरेंसिक जांच की गई। बता दें कि दिसंबर 2025 में शरीफ उस्मान हादी को राजधानी ढाका में गोली मार दी गई थी, जिसके कुछ दिनों बाद सिंगापुर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसके बाद प्रदर्शन और हिंसा का सिलसिला शुरू हो गया था। शरीफ उस्मान हादी इस साल बांग्लादेश में फरवरी 2026 में होने वाले चुनाव में हिस्सा लेने वाले थे। यूपी एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी। यूपी में 2.89 करोड़ वोटरों के नाम हटाए गए। एक पोलिंग स्टेशन पर अब 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के बाद चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 2.89 करोड़ वोटरों के नाम हटाए गए हैं। चुनाव आयोग के अनुसार यह प्रक्रिया 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही है और इसकी शुरुआत 27 अक्टूबर 2025 से हुई थी। यूपी में गणना चरण 4 नवंबर 2025 से शुरू हुआ था। मुख्य चुनाव आयुक्त नवदीप रिनवा ने बताया कि राज्य में कुल 15 करोड़ 44 लाख से ज्यादा वोटरों के फॉर्म की जांच की गई, जिसके बाद यह बदलाव किया गया। उन्होंने कहा कि अब एक पोलिंग स्टेशन पर 1200 से ज्यादा मतदाता नहीं होंगे, जबकि पहले यह संख्या करीब 1500 थी। इसी कारण नए पोलिंग स्टेशन भी बनाए गए और पूरी प्रक्रिया में समय लगा। ईरान में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन जारी। 250 से ज्यादा शहरों में विरोध प्रदर्शन, 35 की मौत। ईरान में अशांति के बीच सामने आ रहे कई चौंकाने वाले दावे। अमेरिका अब ईरान पर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। इस तरह की खबरें इंटरनेशनल मीडिया में हैं। ईरान में आर्थिक संकट के कारण शुरू हुए विरोध प्रदर्शन अब पूरे देश में फैल चुके हैं। महंगाई की बढ़ती दर और ईरानी रियाल के मूल्यों में भारी गिरावट से जनता में गुस्सा भड़क उठा। ईरान के 250 से अधिक स्थानों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि अब तक कम से कम 35 लोगों की मौत हो चुकी है और 1200 से अधिक गिरफ्तार किए गए हैं। ऐसे में अमेरिका और इसराइल के संभावित दखल को लेकर चर्चाएं तेज हैं। जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक दोनों देशों के अधिकारी हालात पर बातचीत कर रहे हैं। वहीं मोसाद ने प्रदर्शनकारियों के समर्थन में पोस्ट किया है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी चेतावनी दी है कि अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करता है तो अमेरिका उनकी मदद करेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि वॉशिंगटन कुछ टारगेट हमले पर विचार कर रहा है ताकि प्रदर्शनकारियों को सत्ता परिवर्तन में मदद मिल सके। इस बीच ब्रिटिश अखबार दी टाइम्स ने दावा किया है कि सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के पास देश छोड़ने का प्लान भी है। HRANA के अनुसार सरकार ने इंटरनेट बंद कर सुरक्षा कड़ी कर दी है, फिर भी प्रदर्शन जारी हैं। इंदौर दूषित पानी मामला। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को 15 जनवरी को तलब किया। भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 17 लोगों की मौत। मौतों के कारणों की जांच के लिए एक समिति गठित की गई। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से 17 लोगों की मौत और कई लोगों के बीमार पड़ने के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य के मुख्य सचिव को तलब करते हुए 15 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का आदेश दिया है। यह आदेश इस मुद्दे पर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया गया। ये याचिकाएं एडवोकेट रितेश इनानी और पूर्व पार्षद महेश गर्ग व प्रमोद द्विवेदी की ओर से दाखिल की गई थी। 2 जनवरी को सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट में 4 मौतों की बात कही थी, लेकिन अब मृतकों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। मंगलवार को जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की डिवीजन बेंच ने पहली बार मामले की नियमित सुनवाई की। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि मौतों के कारणों की जांच के लिए एक समिति गठित की गई है। बीएमसी चुनाव में नया नियम, नामांकन के साथ निबंध जरूरी।
निबंध नहीं लिखा तो नामांकन रद्द। उम्मीदवारों को बताना होगा कि चुने जाने पर वे अपने वार्ड का विकास कैसे करेंगे। मुंबई में होने वाले बीएमसी चुनाव में इस बार एक नया नियम लागू किया गया है। पहली बार उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ 100 से 500 शब्दों में निबंध भी लिखकर जमा करना पड़ेगा। इस निबंध में उन्हें बताना था कि चुने जाने पर वे अपने वार्ड का विकास कैसे करेंगे। कुल 2516 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा और अधिकारियों ने साफ कहा कि निबंध का कॉलम खाली होने पर नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। बता दें कि यह नियम 2018 में बनाया गया था, लेकिन इतने बड़े चुनाव में पहली बार लागू हुआ। राज्य चुनाव आयोग के सचिव सुरेश काकानी ने कहा कि यह प्रावधान 2018 में शुरू किया गया था और इसके बाद उपचुनावों में इस्तेमाल हुआ, लेकिन इतने बड़े आम नागरिक चुनाव में पहली बार लागू किया गया है। कुछ उम्मीदवारों ने इसे पारदर्शिता बढ़ाने वाला कदम बताया, जबकि कुछ ने इसे बेकार बताया। बीएमसी चुनाव 15 जनवरी को होने हैं और मतगणना 16 जनवरी को की जाएगी। ट्रंप ने फिर जताई ग्रीनलैंड पर कब्जे की इच्छा, डेनमार्क और स्थानीय लोग असहमत। ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर दबाव डाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ग्रीनलैंड पर अमेरिका का नियंत्रण करने की इच्छा फिर जताई है और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए रणनीतिक बताया है। हालांकि ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स फ्रेडरिक नील्सन और डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने इसे पूरी तरह खारिज किया। ग्रीनलैंड, जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, डेनमार्क का हिस्सा है और 1979 के जनमत संग्रह के बाद इसे आंतरिक स्वशासन मिला है। द्वीप पर अमेरिका के भी सैन्य ठिकाने हैं, जैसे पेटोफिक स्पेस बेस, जो आर्कटिक सुरक्षा के लिए अहम है। ट्रंप ने यह रुचि 2019 से दिखानी शुरू की थी और हाल ही में वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई के बाद इसे दोहराया है। ग्रीनलैंड वासी अमेरिका के कब्जे के विचार का विरोध करते हैं, जबकि डेनमार्क भी इसे स्वीकार नहीं करता। ग्रीनलैंड अब वैश्विक जियोपॉलिटिक्स में सुरक्षा और रणनीतिक मोर्चे के रूप में उभर रहा है। स्टालिन सरकार को मद्रास हाईकोर्ट से तगड़ा झटका। थिरुपरनकुंडरम पहाड़ियों के शीर्ष पर दरगाह के पास ही जलेगा दिया, अदालत। बीजेपी ने हाईकोर्ट के फैसले को बताया हिंदुओं की जीत। तमिलनाडु सरकार को दीपम विवाद में झटका लगा है। मद्रास हाईकोर्ट मदुरई बेंच ने मंगलवार 6 जनवरी को सिंगल जज बेंच के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें मदुरई की तिरुपरनकुंडरम पहाड़ियों के शीर्ष पर स्थित पत्थर के स्तंभ पर दीपक जलाने का निर्देश दिया गया था, जो कि एक दरगाह के पास मौजूद है। तमिलनाडु का दीपम विवाद लंबे समय से सुर्खियों में है। राज्य सरकार का तर्क था कि दीपक जलाने की अनुमति देने से सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है, लेकिन अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसी अशांति तभी हो सकती है यदि राज्य खुद ही से प्रायोजित करे। उसने कहा कि उम्मीद है कि कोई राज्य राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस स्तर तक नहीं गिरेगा। बता दें कि तमिलनाडु में राज्य विधानसभा चुनाव इसी साल हैं। बीजेपी और आरएसएस के संगठनों ने इस विवाद को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया। फिर कोर्ट में याचिका दायर की गई। तमिलनाडु सरकार कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े, इसलिए वो हिंदू संगठनों को दीपक जलाने से रोक रही थी, लेकिन हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद बीजेपी ने इसे हिंदुओं की जीत बताया है। जेएनयू कैंपस में उमर खालिद और शर्जील इमाम के समर्थन में नारेबाजी। मामले की जांच करने दिल्ली पुलिस जेएनयू परिसर पहुंची। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ लगाए गए नारे। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू में सोमवार देर रात को छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादास्पद नारे लगाए। यह प्रदर्शन सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2020 दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका को खारिज करने के फैसले के बाद हुआ। जेएनयू में इस तरह के प्रदर्शन होते रहे हैं, लेकिन एबीवीपी को इस पर आपत्ति रहती है। उसने कहा है कि वो रात हुए प्रदर्शनों की पुलिस में शिकायत करेगा। बीजेपी के तमाम नेताओं और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जेएनयू को फौरन देश विरोधियों का अड्डा घोषित कर दिया। इस मामले की जांच करने दिल्ली पुलिस जेएनयू परिसर पहुंच गई है। हालांकि इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। बीजेपी इसे राष्ट्र विरोधी बता रही है, जबकि अन्य इसे असंतोष की अभिव्यक्ति मान रहे हैं। जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष अदिति मिश्रा का बयान। बोली, विरोध प्रदर्शन में लगाए गए सभी नारे वैचारिक थे, किसी पर व्यक्तिगत रूप से हमला नहीं है। सूत्रों के अनुसार जेएनयू के साबरमती हॉस्टल के बाहर देर रात को आयोजित एक कार्यक्रम में कुछ छात्रों ने नारे लगाए, जिनमें प्रधानमंत्री के मोदी के नाम का जिक्र किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में कई आपत्तिजनक नारों का जिक्र है। बीजेपी कह रही है कि यह धमकी है। वहीं जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष अदिति मिश्रा ने अपने बयान में कहा कि छात्र 5 जनवरी 2020 को परिसर में हुई हिंसा की निंदा करने के लिए हर साल विरोध प्रदर्शन करते हैं।
उन्होंने बताया कि विरोध प्रदर्शन में लगाए गए सभी नारे वैचारिक थे और किसी पर व्यक्तिगत रूप से हमला नहीं है, वे किसी को टारगेट करते हुए नहीं थे। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि जेएनयू में लगाए गए नारे यह संकेत देते हैं कि ये लोग देश को बांटने की कोशिश कर रहे राष्ट्र विरोधी शहरी नक्सली गिरोह का हिस्सा हैं। शर्जील इमाम और उमर खालिद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से यह टुकड़े टुकड़े का तंत्र उथल पुथल में है। ये हरकतें असंवैधानिक और राष्ट्र विरोधी मानसिकता को दर्शाती हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कहा कि ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। पाकिस्तान जैसी मानसिकता रखने वालों को भारत की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। किसी भी अदालती फैसले के खिलाफ विरोध करने का अधिकार सभी को है। संदीप दीक्षित। हालांकि इस तरह के नारे नहीं लगाए जाने चाहिए। सीपीआईएम नेता। उन्हें यानी बीजेपी को देखना चाहिए कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। इमरान मसूद। जेएनयू में लगे नारों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि किसी भी अदालती फैसले के खिलाफ विरोध करने का अधिकार सभी को है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कब्र जैसे शब्दों का इस्तेमाल स्वीकार्य है। ये छात्र हैं, उन्हें विरोध करने का अधिकार है। अगर उन्हें लगता है कि जिन 2 लोगों को जमानत नहीं मिली उन्हें जमानत मिलनी चाहिए, बड़ी संख्या में अन्य लोग भी ऐसा ही महसूस करते हैं, लेकिन इस तरह की भाषा का प्रयोग आपत्तिजनक है। वहीं सीपीआईएम नेता हन्नान मोहल्ला ने कहा कि इस तरह के नारे पिछले 50 वर्षों में देश में 100 बार लगाए गए हैं। हालांकि इस तरह के नारे नहीं लगाए जाने चाहिए। नारे लगाते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि ये लोग यानी भाजपा खुद ही ये सब करवाते हैं। उमर खालिद और शर्जील इमाम पिछले 5 सालों से जेल में हैं और उनकी जमानत भी खारिज हो चुकी है। उन्हें यानी बीजेपी को देखना चाहिए कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। बीजेपी के आईटी सेल द्वारा बनाए गए मोबाइल ऐप्स से हो रहा एसआईआर। ममता बनर्जी का आरोप। एसआईआर में योग्य मतदाताओं को मृत दिखाया जा रहा। ममता बनर्जी। डेरेक ओब्रायन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज मंगलवार को आरोप लगाया कि भारतीय चुनाव आयोग राज्य में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के लिए बीजेपी के आईटी सेल द्वारा बनाए गए मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर रहा है। गंगा सागर मेले की तैयारियों के निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में योग्य वोटरों को मृत दिखाया जा रहा है और बुजुर्ग व बीमार लोगों को जबरन सुनवाई में बुलवाया जा रहा है। उन्होंने इसे अवैध और अलोकतांत्रिक बताया। मामले को लेकर टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। टीएमसी का कहना है कि एसआईआर से असली वोटरों को भारी परेशानी हो रही है। ममता ने लोगों से सावधानी बरतने और जरूरतमंदों की मदद करने की अपील की है और पहले ही अदालत जाने की बात कह चुकी हैं। तमिलनाडु चुनाव से पहले डीएमके पर कांग्रेस का दबाव। कांग्रेस की 40 सीटों और सत्ता में हिस्सेदारी की मांग। रिपोर्ट। कांग्रेस डीएमके में सीटों को लेकर तकरार। विजय की टीवीके से गठबंधन की अटकलें तेज। तमिलनाडु में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस ने डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए दबाव तेज कर दिया है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों के अनुसार कांग्रेस अंदरूनी तौर पर 40 सीटों का लक्ष्य मान रही है, जबकि डीएमके करीब 32 सीटें देने को तैयार है। इसके बाद कांग्रेस ने अपनी मांग घटाकर 38 सीटें कर दी हैं। साथ ही तमिलनाडु कांग्रेस नेतृत्व अभिनेता राजनेता विजय की पार्टी टीवीके के साथ संभावित गठबंधन के लिए राहुल गांधी को मनाने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा है कि पार्टी न सिर्फ ज्यादा सीटें चाहती है बल्कि सरकार बनने पर सत्ता में हिस्सेदारी भी चाहती है। वहीं टीवीके ने कांग्रेस को स्वाभाविक सहयोगी बताया है और उसके नेताओं ने गठबंधन पर अंतिम फैसला विजय की सलाह से लेने की बात कही है। नेपाल के बीरगंज में टिकटॉक वीडियो से बवाल। धार्मिक वीडियो विवाद। कई इलाकों में कर्फ्यू लागू। टिकटॉक वीडियो से भड़का सांप्रदायिक तनाव। भारतीय राज्य बिहार की सीमा के पास स्थित नेपाल के बीरगंज शहर में एक टिकटॉक वीडियो को लेकर तनाव भड़क गया, जिसके बाद जिला प्रशासन ने कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया है। एएनआई के मुताबिक पहले कुछ हिस्सों में निषेधाज्ञा लगाई गई थी, लेकिन आदेश टूटने और प्रदर्शन बढ़ने पर सोमवार शाम से कर्फ्यू लगाना पड़ा। उसे मंगलवार तक कई बार बढ़ाया गया। कर्फ्यू बस पार्क, नगवा, इनरवा, सिरसिया नदी, गंडक चौक और शंकराचार्य गेट के बीच के इलाकों में लागू है। प्रशासन ने बिना अनुमति बाहर निकलने पर सख्ती की चेतावनी दी है। हालांकि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और जरूरी सेवाओं को छूट है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रविवार को नेपाल के पीरगंज में स्थिति तब तनावपूर्ण हो गई जब टिकटॉक पर धार्मिक रूप से लक्षित टिप्पणियों के कारण धनुषा की कमला नगर पालिका के 2 समूहों के बीच विवाद बढ़ा। विवाद तब शुरू हुआ जब हैदर अंसारी और अमानत अंसारी नाम के 2 युवकों ने कथित तौर पर धनुषा के जनकपुर में टिकटॉक पर एक वीडियो अपलोड किया।
स्थानीय लोगों ने कथित तौर पर दावा किया है कि वीडियो से धार्मिक भावनाएं आहत हुई और उन्होंने दोनों युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि तनाव यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि कमला नगर पालिका के वार्ड 6 में एक मस्जिद में तोड़फोड़ के बाद यह और बढ़ गया। लोग तोड़फोड़ के विरोध में सड़कों पर उतर आए और रविवार से बीरगंज और उसके आसपास रैलियां की, टायर जलाए और नारे लगाए। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.